अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन में आपको खुश आमदीद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज और आज इस जॉइंट सेशन के पार्टिसिपेंट्स में शामिल हैं सैयद इमरान शफ़क़त साहब, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। और आज हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार ख़ान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। उनके बराबर में अतर काज़मी साहब बराजमान हैं, जबकि कराची स्टूडियो से हमें राना मुबशर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। और अभी मैं हैदर अली आतिफ साहब का एक मिसरा पढ़ रही थी कि बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। शायद पाकिस्तान में इस मिसरे को इसकी डिटेल्स के साथ निसाब में शामिल करना चाहिए कि पाकिस्तान में आसमान कितने अरसे के बाद रंग बदलता है। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से एक फ़ैसला आया, वो प्लॉट अलॉटमेंट केस था। अच्छा, इसमें इनकी जो जायदाद ज़ब्ती की कार्रवाई पहले हो चुकी थी, 2021 में हुई, और आज हमने ये देखा कि इसमें उनकी बरियत का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया है। इसकी डिटेल्स में तो हम जाएंगे ही, लेकिन जुलाई का ही वो महीना था, 2017 गालिबन में देख रही थी वो हेडलाइन, जिसमें बाकायदा ये कहा गया कि नवाज़ शरीफ साहब नाअहल हैं और वो सादिक और अमीन भी नहीं हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुत्तफ़िका फ़ैसला था। ये फ़ैसला जो आज आया, ये तो एहतसाब अदालत ने जारी किया, लेकिन क्या ये इब्तदाइया है? उनके ख़िलाफ़ जो सज़ाएँ मौजूद हैं उनको नल एंड वॉइड करने का आज के शो में इस पर भी बात करेंगे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा क्या फरमा रही हैं, उस पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं। पैनमा को अकामे में तब्दील करके उनको नाअहल कर दो, उनको वजीर आजम की कुर्सी से हटा दो, और फिर बुग़ज़ और हसद और सियासी इंतकाम की आग ना बुझे तो आप उनकी पार्टी की सदारत से उनको हटा दो, उनको ताहयात नाअहल कर दो। इस फैसले में लिखा है कि उनका सियासी करियर तबाह करने के लिए ये सियासी करियर देने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान की अवाम है। तुम्हारे साथ बंदा नहीं रहा, तुमने जिनके सियासी करियर तबाह करने की साजिश की, तुम्हारा सियासी करियर दफन हो गया। ये मकाफाते अमल है। ये मकाफाते अमल नून लीग करार दे रही है, और ये मकाफाते अमल हर बार किरदार बदल जाते हैं, लेकिन ये होता रहता है ना, सीक्वेंस, दायरे का चक्कर ये मुकम्मल होता रहता है। और अब की बार जो है वो तब्दील हो रही है, और नवाज़ शरीफ साहब के वाले से कानूनी रुकावटें अब लगता है कि एक एक करके दूर होती जा रही हैं। तो अतर, कल हामिद खान साहब पता नहीं अब विकेट के किस तरफ खेल रहे हैं, उनका इंकशाफ, खैर वो नया नहीं है, बिहाइंड द सीन्स इस तरह की बातें तो एक अरसे से हो रही थी, और आज एहतसाब अदालत की जानिब से ये बाकायदा जो फ़ैसला जारी किया गया और इसमें प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से भी उन्हें बरी कर दिया गया है। ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं, इनकी टाइमिंग कितनी अहम समझते हैं आप? देखिए, ऑब्वियसली इस वक्त जो पाकिस्तान में एक हम ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, सियासी तौर पे हालात बदल रहे हैं, उसमें इस किस्म का फैसला आना यकीनन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जिस किस्म के आजकल फैसले आ रहे हैं, जिस तरीके से सब लोग जो है वो क्लियर हुए हैं, तो उसमें कोई इतनी ये कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है, जो एहतसाब का निज़ाम है वो कोई परफेक्ट तो है नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारी शख्सियात को टारगेट किया गया, बहुत सारी जगहों पे नवाज शरीफ साहब को भी हो सकता है टारगेट किया गया हो, गलत उनके ऊपर मुकदमात कायम किए गए हों, दीगर शख्सियात को भी टारगेट किया गया। तो एहतसाब का निज़ाम तो कहीं ना कहीं उसमें मसाइल ज़रूर हैं, उसमें कोशिश ये होती है कि जो मुखालफीन हैं उनको टारगेट किया जाता है। देखिए, आज से आप 1.5 साल पहले चले जाएं, आपको बिल्कुल हालात डिफरेंट नज़र आएंगे। कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कहीं पे कोई मफरूर है, कोई बाहर बैठा हुआ है, वो वापस नहीं आ सकता। तो अचानक जो है ये क्या आपको इंसाफ मिलना शुरू हो गया, या अचानक आपको जो है कोई और सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई? ये बड़ा क्वेश्चन है कि कब तक ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा, कब तक हम सियासी मुखालफीन को टारगेट करते रहेंगे। एहतसाब से हमने पैट्रियट बनानी है, एहतसाब से हमने काफ लीग बनानी है, एहतसाब से हमने कुछ और अब बनाना है, तो यही कुछ हम करते रहेंगे, या फिर इसमें कोई बेहतरी आएगी? तो बाकी जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, जिस तरह अगर मियाँ साहब ने यकीनन अदालत ने उनको अगर बरी किया है, तो जो मोजिज़ अदालत का फैसला है वो सारा अंकों पे यकीनन ठीक ही होगा। अच्छा, जब इस तरह के जो फैसले सामने आते हैं, तो फिर इस दौरान जितना मीडिया ट्रायल हुआ, आपको नहीं लगता कि उस पर भी बाकायदा पाकिस्तान में कज़फ़ का कानून होना चाहिए कि जो किरदार उसमें इन्वॉल्व हों, फिर उनको भी कटहरे में लाया जाए कि आपने ऐसा किया क्यों, ऐसा खेल खेला क्यों, जिसका एंड रिजल्ट यही था? देखिए, इधर तो ट्रायल तो होता ही मीडिया पे है ना। आजकल आप देख लें, मीडिया पे हर 10 मिनट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और कि उसमें क्या क्या इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो वो बहुत सारा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि मीडिया पे तो वो तब आता है ना जब एक चीज़ इनिशिएट होती है। मीडिया पे कौन लोग इनिशिएट करते हैं? ये उस सारे प्रोसेस का तरीका है ना, पूरा तरीक़ाकार है। उसमें मीडिया का अपना किरदार होता है, उसमें हुकूमत का, प्रोसिक्यूशन का, हर जगह का अपना अपना किरदार होता है।
तो ये मीडिया कोई आइसोलेशन में काम नहीं करता है। मीडिया के सामने जनाब बक्से आए होते हैं, JIT रिपोर्ट और बक्से उठा के जा रहे होते हैं, ये सब कुछ होता है ना, ये सब कुछ मीडिया को दिखाया जाता है और फिर मीडिया उस पर बात भी करता है। तो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान में इंसाफ का और एहतसाब का निज़ाम मिसाली नहीं है। अगर मियाँ साहब के साथ कहीं पे कोई ज्यादती हुई है तो मेरे लिए बाइस हैरत इसलिए नहीं है कि यहाँ पे हर दूसरे बंदे के साथ जब उसके ऊपर फेवर्स नहीं होते, हुकूमत से वो निकलता है, तो फिर इसी किस्म का सलूक उनके साथ होता है। चले, अतर की बात से ये सवाल पैदा होता है और इमरान शफकत साहब आप इसका जवाब दें कि नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिलना शुरू हुआ या सपोर्ट? देखें, उनका तो मुतालबा जो था ना वो अजाले का था और वो कहते थे कि, और देखें उन्होंने बड़ी ज़रूरत से ज़्यादा ही खामोशी इख्तियार किए रखी और अब की। तो मरियम नवाज साहिबा खामोश है। सारे खामोश है ना। क्यों? वो इसलिए कि उनके अब मुतालबात पूरे हो रहे हैं। अच्छा, चुप करके देखेंगे? बात ये है कि हमने ना एक बड़ी स्पेस क्रिएट हुई थी, बड़े मतलब चीज़ें जो थी वो राइट डायरेक्शन के ऊपर जाना शुरू हुई थी, लेकिन की सियासत ने वो सारी की सारी जितनी स्पेस पैदा हुई थी वो ख़त्म कर दी। अब आप खुल के बात करना भी चाहें तो आप नहीं कर सकते। अब हालात वो पैदा हो गए हैं जो अतर साहब ने गुफ्तगू की कि कभी कोई होता है कभी कोई होता है। तो जो हमारी पावर पॉलिटिक्स के जो प्लेयर्स हैं उनको मेरा ख्याल है कि अब शायद कोई रूल्स चेंज कर लेने चाहिए, और उनमें एक तरफ के तो वो है ना जिनसे हम आप पूछ सकते हैं कि आप ये क्या करते हैं, तो आपको चाहिए कि उनके साथ अपने मामला ठीक करें। उनका जो कुतार शुमार नहीं उनके चेयरमैन PTI तो चाहते हैं कि बात हो, लेकिन बात अच्छा, मुझे अच्छा याद करवा दिया आपने कि चेयरमैन PTI का हमने जिक्र करना है। तो चेयरमैन PTI जो हैं वो अपनी बरादरी जो है, या कह लें कि वो लोग जो अवाम के बलबूते के ऊपर जो है वो इस पावर के प्लेयर हैं, ओके, उनके साथ तो वो बैठने को तैयार ही नहीं थे। मैं अगर ईमानदारी की बात ये है कि पाकिस्तान को जिस चीज़ का मैंने मिलके मजाक उड़ाया था परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ, फिर मैं सॉरी बोल गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो हमसे नहीं माफ़ी चाहें, आप मुतालिका क्वार्टर से माफ़ी मांगे। हाँ जी, नहीं वो अब मुजरिम हैं, मुलजिम हैं वो। देखे ना मुकदमात आ गए 9 मई के, उनमें नाम उनके आ रहे हैं। ओ हाँ जी, पहले मुकदमात में नहीं थे, अब तो IG साहब ने बाकायदा उनके बारे में हदायत जारी कर दी है और 2 मुकदमात में उनको नामजद कर भी दिया गया जी। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो चेयरमैन है एक पार्टी के, मैं तो अब नाम भी नहीं लेना चाहता उस पार्टी का, कि वो उनको चाहिए था कि, और वो चाहिए है कि वो कल तक वो जिन चीज़ों का मजाक उड़ाते रहे कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं तालिबान के साथ बैठ जाऊंगा, मैं इनके साथ बात नहीं करूंगा, मुझे जनाब आसिम मुनीर साहब टाइम दें। और वो जो अब जिनको बात करना पसंद नहीं करते वो कहते थे कि वो कुंडी लगा के बैठ जाएं, 5 मिनट में मसले हल हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स में मसला ये है कि जब थोड़ी सी कोई बेहतरी की गुंजाइश निकल रही होती है तो कोई एक प्लेयर जाके दूजे पासे रल जाता है। अच्छा, जिस तरह से चेयरमैन PTI की सियासत है, आप उनको समझ रहे हैं कि सेम एज सियासत है ही नहीं ना। शरीफ साहब ने भी माजी में ऐसी सियासत की, नहीं देखें, बीबी ने भी ऐसी सियासत की, इस्तेमाल हुए और हद तक गए या हद से बाहर मैं इस खौफ से बालातर होकर बात करूंगा कि यहाँ पर सहाफ़ियों की भी ग्रुप बंदी है कि किसी कुछ जो है वो की लाइन टो कर रहे होते हैं, सॉरी माफी चाहता हूं, इमरान शफकत साहब कुछ चेयरमैन PTI की लाइन टो कर रहे होते हैं, किसी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी पसंद होती है, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्पोक्स पर्सन होता है। तो मैं इससे ज़रा हटके बात करूंगा कि नवाज शरीफ जो है मुझे उनकी सियासत से ना वो कभी बोल पड़ते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं, कभी वो जनाब नाम ले लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, लेकिन आप बतौर सियासतदान देखें, एक उसूली बात तो ये है ना कि आपने एक मौक़िफ़ लिया, उस पर खड़े रहें। एक बात बड़े जेन्युइन मुतालबा है पाकिस्तान के जो दस्तूर पसंद है या जो जमहूरियत पसंद है कि आपको नहीं जाना चाहिए था बाहर, आपको यहाँ पर बैठ के चीज़ें फेस करनी चाहिए थी। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो बड़े खौफनाक हैं इसके साथ ही। तो उनको जो कभी वो जो खामोश होना, वापस आ जाना, लेकिन वो पाकिस्तान की सियासत में रेलिवेंट रहे। उनको पता था कि गुजरांवाला के जलसे में मैंने इतना बोलना, इससे आगे नहीं जाना, ठीक है। वो उनकी आप सियासत में ये जो मकामात नाजुक आए हैं वो कौन कौन से आए हैं? पहले आसिफ जंजवा साहब का आया, फिर उसके बाद जो था जनरल जहांगीर करामत वाला आया,
फिर परवेज मुशर्रफ साहब आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। लेकिन देखिए उनके साथ अगर ऐसा हुआ, हमें इस टेढ़पन को खत्म करना है। अब ये सियासतदान बैठ के कर सकते हैं। दो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों ने ये प्लान किया, हमने यहाँ पर बैठ के मजाक उड़ाए उनके। हमने वो जो था ना मिसाके जमहूरियत को मजाक जमहूरियत कहा, पता नहीं क्या क्या कुछ कहा। ठीक है, अब जरूरत उसी चीज की है। अब ने जो है वो जो एक पार्टी के चेयरमैन है। अच्छा पर आगे आप बड़े खान साहब और छोटे खान साहब कर लिया करें, यानी कि बड़े खान साहब छोटे खान साहब ब्रिगेडियर साहब है ना, वो जो इस्लामाबाद में बैठे उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे मेरा ख्याल है। पहले राना साहब की तरफ जाते हैं। राना साहब, कंपेंसेशन का मुतालबा, अजाले का मुतालबा नून लीग का पूरा हो रहा है इस तरह से, जिस तरह से ये फैसले आ रहे हैं और जिस तरह से गवाहियां आ रही हैं? देखिए, मैं इसको इस तरीके से लूंगा कि देयर वर सर्टेन केसेस जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, पॉलिटिकल केसेस थे अगेंस्ट मियां नवाज शरीफ। मैं पहले मियां नवाज शरीफ की बात कर लूं। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस थे, कई ऐसे थे जो पॉलिटिकल केसेस थे। और वो होता है हमारी पॉलिटिक्स में, सबको पता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि पॉलिटिकल केसेस जनाब बना दिए जाते हैं प्रेशराइज करने के लिए किसी न किसी लीडर को। सो वो एक तो कुछ जो केसेस थे, आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थे वो पॉलिटिकल केसेस थे। अब उनको वहां से जो गलत केसेस बने हुए थे वहां से रिलीफ मिलना अगर शुरू हो गया है तो वो उसमें कोई अनहोनी बात भी नहीं है। सो इट्स मिलना चाहिए भी। ठीक है, डिले हुआ, देर से मिला उन्हें रिलीफ, वो उस पर हम बहस कर सकते हैं क्यों देर से मिला और क्या रीजंस क्या थे उसके। रीजंस यही होते हैं, देखें जब वेव यहाँ पे चलती है, पॉलिटिकल वेव यहाँ पे चलती है, और वैसे भी देखा जाए तो इलेक्शन में भी ये चीज, इसका भी एग्जांपल दिया जा सकता है कि इलेक्शन में भी अगर आप देखें कि आखिरी 2-3 घंटे जब पोलिंग के होते हैं उसमें देखा जाता है कि जनाब किस तरफ कौन बंदा जीत रहा है। तो वो जो बंदा जीत रहा होता है, जिसने उसको वोट नहीं भी डालने होते, कहते यार एवं ही जित रहे हैं, इनू वोट पा देने हैं। ठीक है, सो अभी जो वेव चल रही है वो एक मियां नवाज शरीफ साहब की वेव चल रही है। इसको सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि जो उनके फेवर में चल रही है चीजें या एनवायरनमेंट उनकी फेवर में बन रही है, सो वो उनमें वो भी असरअंदाज होती है चीजें। सो उनको रिलीफ मिल रहा है। जो केसेस वाकई केसेस थे, वो इन ट्रू स्पिरिट केसेस थे या रियल केसेस थे, उन पे उनको क्या हुआ, उनका क्या बना, वो किसी और वक्त आप डिस्कस कर लीजिएगा। लेकिन अभी जो है, अभी जो रिलीफ मिल रहा है, आई पर्सनली थिंक कि उनको जो केसेस गलत बने हुए थे उनमें से रिलीफ। तो इस तरह से जब रिलीफ मिलेगा तो जो चोर चोर का बयानिया है वो भी दम तोड़ जाएगा। राना साहब, गलत केस क्यों बनते हैं? सवाल हाँ, गलत केस क्यों बनते हैं? सवाल आप ऐसा कर रहे हैं जिसका जवाब भी आपको पता है। जी राना साहब, उन्होंने बताया ना वेव चलती है। जी देख, जो वेव होती है ना जी, मैंने एग्जांपल दिया ना, इलेक्शन के दिन का वेव चलती है, उसका भी एग्जांपल दे दिया। तो उसी तरह वेव चल रही होती है ना, ये सबको पता है वेव चल रही होती है। सो चोर चोर के बयानिए की बात जो आप कर रहे हैं कि चोर चोर के बयानिए की जो बात थी, आई पर्सनली थिंक वो एग्जेजुरेटेड थी, वो ज्यादा बहुत एक्सट्रीम तक चला गया था काम। ठीक है, वो होना ठीक है, आप उसको जनाब अगर उसको प्रूफ कर दें किसी न किसी तरीके से कि जनाब ये दीज आर द केसेस या इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे मियां नवाज शरीफ ने गड़बड़ की है, तो फिर तो समझ आती है बात की। ठीक है, तो जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट और पब्लिक के कंजम्पशन के लिए और जलसे जुलूसों के लिए अगर ये चोर चोर के नारे लगते रहे तो वो कोई इतना उसमें मेरे ख्याल में उस वक्त तो ठीक है, लोग पीपल यूज टू बाय इट, लेकिन नाउ इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। और ये इस चोर चोर और इसके ब्लेम गेम से हमें निकल आना पड़ेगा बाहर, और थोड़ा सा हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। वील हैव टू ग्रो अप, और पॉलिटिकली भी ग्रो अप करना पड़ेगा हमें भी, मीडिया को भी, और उसके साथ साथ पॉलिटिशियंस को भी, और सबको, सब स्टेक होल्डर्स जो है उनको ग्रो अप करना पड़ेगा। सो जो इसमें अगर आप ग्रो अप नहीं करेंगे और हम पीछे बैठ के ही देखते रहेंगे और पिछली कहानियां देखते रहेंगे, पिछली कहानियों पर चलते रहेंगे, या आई वुड से कि जो पुराने स्क्रिप्ट है उन्हीं पर ही चलते रहेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। तो अभी जो सिचुएशन है वो मियां नवाज शरीफ की फेवर में है। मियां नवाज शरीफ की एक वेव चल रही है, उसके साथ साथ आसिफ जरदारी साहब की वेव चल रही है। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल फील्ड जो है इट्स वेरी स्लिपरी,
और डे टू डे पॉलिटिक्स है, इस पे लंबा जो है बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सर माजी में आसिफ अली जरदारी साहब को जब बरी कहा जाता, करार दिया जाता था, तो नैब उस बरियत के फैसले को चैलेंज कर देता था। आपकी बार तो चैलेंज का कोई चांस नहीं है ना? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। अगर होगा भी तो उस वक्त होगा, अगर होगा भी तो उस वक्त होगा। अगर वो टाइम बार ना हो जाए तो वो फिर उस वक्त होगा जब मियां नवाज शरीफ साहब को खुदा न खास्ता उन पे कोई गलत मतलब बुरा वक्त आना शुरू हो जाए तो उस वक्त फिर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो टाइम बार देखना पड़ेगा, टाइम बार तो नहीं हो गया। तो वो एक जैसे आसिफ जरदारी साहब का केस था कि आसिफ जरदारी मियां ये अपना यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, उनको जनाब चीफ जस्टिस साहब उस वक्त के जो चौधरी साहब थे उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि जनाब आप खत लिखे स्विस अथॉरिटीज को कि जनाब हम वहां पे इनकी जो पैसे हैं उनको ये कर दे वो कर दे। लेकिन द पॉइंट इज कि वहां उस वक्त के अटॉर्नी जनरल जनीवा जो थे डैनियल ज़पैली, उन्होंने खुद इंटरव्यू में मुझे कहा कि वो केस टाइम बार हो चुका है। और अगर यूसुफ रजा गिलानी खत लिख भी दे, जो उन्होंने बाद में लिखा भी, लेकिन वो अगर लिख भी दें तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीधा जाएगा डस्टबिन में, तो वो ट्रैश में चला जाएगा। लेकिन द पॉइंट इज कि इस तरह टाइम बार जो हो जाती है चीजें, उनको भी मद्देनजर रखना पड़ता है और उस वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है। अननेसेसरी अगर आप किसी को उस वक्त देखिए, यूसुफ रजा गिलानी तो घर चला गया, ठीक है, उसको प्रेशराइज किया गया, एक अटॉर्नी जनरल घर चला गया, नैब का चेयरमैन घर चला गया, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने उनको घर भेज दिया। बट देन अगेन हकीकत ये थी कि जनाब वो केस टाइम बार हो चुका था, नंबर 1। नंबर 2, आसिफ जरदारी के खिलाफ अगर वो खत लिख भी देते, जो कि बाद में लिखा हुआ वो सरसरी वो गया भी डस्टबिन में, उसका निकला भी कुछ नहीं। तो ये ये राना सारी साहब चीजें की यादाश्तों से ये इक्तबास हमने सुना और इसका नतीजा ब्रिगेडियर साहब यही निकलता है कि कभी जो बहुत अहमियत रखते हैं दस्तावेज़ात, वो एक वक्त के बाद रद्दी के टोकरे साबित होते हैं। अभी ये जो केस था, इस दौरान जितने भी सरकारी वसाइल ज़ाया हुए, उनका कोई जवाबदेह नहीं है। इमरान शफ़क़त साहब ने ये पूछा कि ये केसेस बनते क्यों हैं, तो राना साहब उसका जवाब दे चुके हैं कि ये एक वेव होती है। अब इसी वेव, अगर नवाज शरीफ साहब की वेव चल रही है और उनकी नाअहली का खात्मा मुस्तकबिल में दिखाई दे रहा है और वो वापस भी आ सकते हैं, और मीनवाइल हामिद खान साहब के मुंह से ये बात सामने आना कि उनकी नाअहली का फैसला कहीं और हुआ था, अदालतें इस्तेमाल हुई, कुछ लोग इसको शक की निगाह से देख रहे हैं कि हामिद खान साहब किस तरफ से खेल रहे हैं, क्या विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि वो इस केस में जिसको मूरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, कल को जब चेयरमैन PTI की बात होगी तो ये तो उनके हक में भी जाएगी गवाही। आई थिंक अगर आप ओवरऑल देखें, जो मेरा अपना एनालिसिस है, अगर सॉरी जी हाँ आप बोलना चाहते हैं? नहीं प्लीज गो अहेड साहब। राना साहब समझ गए हैं, आपको नहीं टोकना चाहिए। नहीं, आप कंटिन्यू रखिए। नहीं मेरी बारी एंड पे आई है, मैं तो अच्छा वो एक तो जो हमारी आई थिंक जो सिस्टम है पाकिस्तान का, जो मेरा अपना एनालिसिस है, आई थिंक 70s ऑनवर्ड ये मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स में घूमता है। और अगर आप बाहर वाला सर्कल देखें, उसके अंदर फिर छोटे सर्कल्स हैं, उसके अंदर में भी देयर आर स्मॉलर सर्कल। और बाहर वाला सर्कल वो होगा जो लेट्स से इस वक्त किसी भी टाइम पे पावर में होता है। अच्छा, इसमें 4 आप कह लें बड़े प्लेयर्स हैं। डेफिनेटली जुडिशरी है, बेसिकली उनका अपना एक काम है। देन वी है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्टेट है, और फिर मीडिया है। अगर इसके बड़े प्लेयर्स देखें तो ये अभी आई थिंक काफ़ी इस पर बात भी हुई कि अभी मीडिया क्यों रीअलाइन हो रहा है। आई थिंक हिस्टोरिकली देखें, पहले तो ये था कि बीच में डिसरप्शंस हुई बिकॉज ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशंस और लेट्स से मार्शल लॉज थे। लेकिन आई थिंक जो लास्ट पोस्ट मुशर्रफ जो टाइम फिर आगे चलता है, उसमें कम से कम एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि चेंज जो है पोलिटिकली हो रही है। डेफिनेटली उसके अंदर पावर प्ले है। और अगर आप देखें कल के जो लेट्स से विलन्स थे, आज के फिर हीरो करार दिए गए, और आज के जो लेट्स से कल के जो हीरोज़ थे वो विलन बने। बट आई थिंक दिस इज समवट सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन फिलीपींस और थाईलैंड में। अगर आप देखें बड़ी सिमिलर, किसी हद तक इवन बांग्लादेश के साथ कंपेयर करें तो बड़ी सिमिलैरिटीज़ है कि 2-3 फैमिलीज हैं, 2-3 पार्टीज हैं, कभी कोई आयत है। अभी जो चेंज आया आई थिंक नॉट ओनली 9th में, लेकिन उससे पहले भी वो है जो इंफॉर्मेशन एम्पावरमेंट ऑफ द मासेज है। आवाम बड़ी कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ आई थिंक जो भी आप कह लें डिजिटल या सोशल मीडिया अवेयरनेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत फील होती है। लेकिन ये भी है कि आई थिंक एवरी डे देयर इज समथिंग। और उसके बाद आप अगर रिकॉल करें पिछले 5 दिन में क्या हुआ, तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप भूल जाएंगे, देन यू गेट बिहाइंड यू नो समथिंग। तो ये तो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है इन अ पोस्ट ट्रूथ एनवायरनमेंट, जिसके अंदर चीज़ें बड़ी तेज़ी से मूव करती हैं। तो आई थिंक इसमें अचंभे की बात नहीं। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखें, इंडिया में भी मैंने पहले भी मिसाल दी 1-2 दफ़ा प्रोग्राम्स में कि एटलीस्ट स्टेट लेवल पे
जो है पार्टियां टूटना, पार्टियों का ज्वाइन करना, आप बिहार का देख लें, महाराष्ट्र का, पूरी पार्टी उठती है और उनका सिटिंग चीफ मिनिस्टर उठता है जाके दूसरी पार्टी के साथ। सो दैट्स आई थिंक वेयर वी आर मूविंग, आई थिंक इट शुड बी अंडरस्टूड। और जो आई थिंक राणा साहब ने बात की और बाकी पैनल ने भी कि इस नाउ मेनली के पॉलिटिकल डिस्कोर्स आगे चलना चाहिए। 9th में ने ज़रूर चेंज किया है, उसको आई विल ब्रिंग इट, आई थिंक इस पर पहले भी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है कि एक तो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है बिल्कुल आप करें, लेकिन जब आप स्टार्ट असॉल्टिंग द स्टेट तो वहाँ पे डेफिनेटली देयर आर रेड लाइन्स का बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को और शायद इसकी कॉस्ट जो है इस जमात को पे भी करनी पड़ेगी और लीडरशिप को। दैट्स वाई अभी केसेस की बात हो रही है, अगर जा रहे हैं उनके अगेंस्ट कि लेट्स से हु वाज मास्टरमाइंड और कहाँ पे नर्व सेंटर था, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी है। बट आई फील स्टिल इस स्क्रैच के बाद आई फील कि पाकिस्तान वुड इमर्ज, आई थिंक एज फार एज डेमोक्रेसी इज कंसर्न, हम आहिस्ता आहिस्ता एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर रहे हैं। प्लेयर चेंज होते रहेंगे और मे बी 5 ईयर डाउन द लाइन फिर हम डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या हुआ था। टाइम बाउंड होना चाहिए ना एवोल्यूशन को, कि ग्रेजुअली आप लर्न करते हैं, लेकिन आप कर नहीं सकते। हाँ, क्योंकि ये जी वो होना तो चाहिए और उसमें आई थिंक ज़्यादा रोल पॉलिटिकल पार्टीज का है कि वो बैठ के फिर अपना करें। लाइक अभी नैब को जिस तरीके से आपके लिए पदरा कर दिया गया है, मे बी बिजनेस जो एनवायरनमेंट है पाकिस्तान में उतनी स्ट्रिक्ट हो गई थी कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दी थी, तो इसकी मिसालें भी हैं। आई थिंक इथोपिया में किया, प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद ने किया था, उसने बिठा के सबको जितने भी टाइकून्स थे या लेट्स से अगर किसी का 2 नंबर पैसा, पॉलिटिकल लीडर्स को कि यार ये है मुल्क चलाना है, लेट्स डिसाइड एंड मूव फॉरवर्ड। ग्रैंड रिकन्सिलिएशन की तरफ भी जा सकती हैं चीज़ें, लेकिन आई थिंक 9th में बिकेम अ टर्निंग पॉइंट और उसकी कॉस्ट जो है आई थिंक कहीं ना कहीं पे करनी पड़ेगी। बट आई एम श्योर वील मूव टू अ मच मैच्योर सिस्टम इंशाल्लाह। अच्छा, प्राइस पे करने की जब बात होती है तो अब अदालत अगर अपने फैसले में कह रही है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, तो आपके ख्याल में ये अदालत का ही काम है कि वो उन किरदारों का भी तयन कर दे और उनको दी जाने वाली सज़ाओं का भी? जी ये भी आई थिंक ये भी एक नई चीज़ होगी, क्योंकि जहाँ पे लेट्स से कुछ ऐसी रेड लाइंस थी जो इमेजिनरी थी या आई थिंक इमेजिनेशन भी थी लोगों की, लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी होनी है एंड दे कैन प्रूव इट, व्हाई नॉट। यानी ये चीज़ें जो है अभी दुरुस्त होनी चाहिए ताकि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में आप चलें एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ। और यही तो मैं कह रहा हूँ, कंसंट्रिक सर्कल के जो चारों लेट्स से पिलर्स हैं या उसके कॉर्नर्स हैं या उसके हिस्से हैं, जुडिशरी भी शामिल है, वो भी आई थिंक इसी सर्कल में ही आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रही है। और अगर ये होता है कि कल कितने स्ट्रॉन्ग केसेस आज जो है नलीफाई हो जाते हैं और फिर अकाउंटेबिलिटी होती है, आई थिंक दैट इज़ अगेन अ मूव टुवर्ड्स मोर मैच्योर सिस्टम जो है। अच्छा, ये मैच्योरिटी आएगी कैसे? ग्रास रूट लेवल से अगर इस्लाहात होंगी, पार्टीज ग्रास रूट लेवल से इवॉल्व करेंगे, ऐसे होगा? या जैसे मरियम औरंगजेब साहिबा ये कि नवाज शरीफ नाहली के तमाम किरदारों को सजा के लिए आर्टिकल 6 समेत तमाम ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं। ये आर्टिकल 6 की एक बार फिर गूंज हम सुन रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक पार्टी की सरगर्मियाँ गैर आइनी करार दी जाएँ, इसके लिए एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है ज़ाती हैसियत में ओन चौधरी साहब, जो कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अब IPP के रूहे रवां हैं, उनकी जानिब से दायर की गई है। फ्यूचर क्या है इन चीज़ों का, ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले अतर, जहां ब्रिगेडियर साहब ने बात छोड़ी कि एवोल्यूशन का प्रोसेस है, और मेरा ख्याल है इससे पहले आप भी अपने एनालिसिस में मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है हमारा, ये मुसलसल एवोल्यूशन के मराहिल से गुजर रहा है। लेकिन जब हम आर्टिकल 6 की बात सुनते हैं और जब हम किसी पार्टी पर पाबंदी की खबर सुनते हैं, तो ये उससे बिल्कुल बरक्स दिखाई देता है मामला कि हमारी सियासत इवॉल्व कर रही है। अभी दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि 2 से ज़ायद हल्कों से इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी का बिल, इस पर भी डेवलपमेंट होने जा रही है, लेकिन उसके लिए भी आईनी तरमीम चाहिए, लेकिन चीज़ें स्लो हैं। क्या देखते हैं आप फ्यूचर ऑफ दीज थिंग्स? देखिए, जहाँ तक आइन है, मुझे नहीं लगता कि आइन अब किसी भी चीज़ में रुकावट हो सकती है या आइन की वजह से कोई कदगन हो सकती है। तो वो तो जो उनका मुनासिब वो समझेंगे वो कर लेंगे। आइन के साथ जो कुछ हो रहा है 1 साल के अंदर, तो अब तो वो आइनी हदूद और वो आइनी तकाजे और ये और वो हाँ, प्रोग्राम की हद तक अच्छी हैं। राना साहब को अच्छी लगेंगी, मुझे अच्छी लगेंगी, शफकत साहब भी, इमरान भाई भी, ब्रिगेड साहब, आप, हम सब उसके लिए करते हैं, तो वो ठीक है। बाकी हुकूमत की जो मर्जी होगी, जो वो जिस तरह निज़ाम चला रहे हैं उसके मुताबिक करेंगे। अब बात यह है कि पाबंदी देखें, आप देख लें कि भुट्टो के दौर में भी नैब के ऊपर पाबंदी लगी, नेशनल अवामी पार्टी पे, फिर हैदराबाद ट्रिब्यूनल बना, वहाँ पे गद्दारी के मुकदमे चले। तो यही तो वो हम बात कर रहे हैं कि सियासतदानों ने सीखा क्या है। सियासी दौर में इस तरह की अगर बातें हो रही हों कि जनाब आप दूसरे के ख़िलाफ़, कल भी बात हो रही कि जी रिलीजियस कार्ड यूज़ कर रहा है, अगर कोई कह रहा है कि जी कॉल आप इस पे एहतजाज करें, आप फितना कह रहे हैं, मसलसल ये बातें कर रहे हैं, सरकारी TV पे
बैठ के ये बयानात दे रहे हैं और जनाब खुदा न खास्ता किसी को गुस्ताख साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सियासतदान और सियासी जमातें ही एक दूसरे के खिलाफ करती आ रही हैं और वही बार बार इसको करते हैं और फिर बाद में वो कहते हैं नहीं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अभी इस वक्त जो हुकूमत में लोग हैं उनके खिलाफ भी मजहब कार्ड इस्तेमाल हुआ माजी के अंदर, दीगर जो लोग हैं उनके खिलाफ भी, तो ये उसी चीज़ की कड़ी है। देखें ना, अब ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, ये कोई भी शख्स पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है जो ये कहे कि इनके ऊपर सजाएं नहीं होनी चाहिए या मुकदमात नहीं चलने चाहिए, वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको फिर जिस तरीके से सियासी तौर पे यूज़ किया जा रहा है कि हर मुकदमे में उसका नाम डाल दें, हर चीज़ में देखें, फिर वो होता है कि फिर चीज़ों को आप कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, फिर वो चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहती हैं, उसमें वो सियासी आंसर आ जाता है और वो ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो ये इशू है कि सबको खुद सोचने की ज़रूरत है, लेकिन ये कोई आज की स्टोरी नहीं है, ये अरसे दराज से चलती आ रही है, माजी में दीगर जमातों के साथ भी होता रहा। आज आपके एक इल्ज़ाम लग रहे हैं के ऊपर, इसी मुल्क में त्यारा साजिश केस का इल्ज़ाम भी लगा था कि जनाब आपने एक इदारे के सरबराह का त्यारा नहीं उतरने दिया और कहा कि भारत ले जाओ। इससे बड़ी कोई साजिश हो सकती है मुल्क के खिलाफ? और उसमें जो कितनी संगीन सजा हुई थी। तो ये सारा इस हिस्ट्री है ना, पर प्रॉब्लम ये है कि इससे हमने सीखा क्या है, हम इससे सीख के किस जगह पे पहुंचे। अगर हम घूम के दोबारा 70 की दिहाई में आ गए हैं तो फिर ये हम सब के लिए एक लम्हा फिक्री है। बिल्कुल ठीक है, ये वाकई 70 की दहाई की बात और जो त्यारा साजिश की बात की वो भी एक संगीन इल्ज़ाम था और उस पर सज़ा भी हमें याद है और क्या भुगता उसके बाद वो सज़ा किधर हवा हुई वो भी हम जानते हैं। क्यों हिस्सा बनते हैं हर बार इन चक्कियों का ये पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके साथ होता है वो दूसरों के साथ? बात ये है कि हमारी गुफ्तगू उस जोन में जा रही है जहाँ पे बहुत सी बातें नहीं की जा सकती, तो हमें बेसिकली जो एवोल्यूशन की तरफ जाना है, यहाँ पे इनकलाब तो आ नहीं सकता। हाँ। और जो इनकलाब लाने वाली जो सूरतें थी यहाँ पे, वो हमने उन सूरतों के अंजाम भी देख लिए हैं। तो हमें थोड़ा सा जो है वो होशमंदी के साथ चलने की ज़रूरत है। मैं पहले भी ये वाली बात कर रहा था और अब भी वही करूँगा। देखें, यहाँ पर जो पॉलिटिशियन है ना, असल जिम्मेदारी तो उनकी होती है, लेकिन फिर जब वो किसी बात के ऊपर स्टैंड ना ले रहे हो, वो किसी बात के ऊपर बोल ना रहे हो या उनकी डायरेक्शन ख़राब हो, तो पीछे जो साफ़ी बचते हैं बेचारे, वो फिर लितर पोला ही खाते रहते हैं इधरों उधरों। समझ रहे हैं ना बात आप? तो हम बार बार हमारी जो गुफ्तगू का जो भी मौजू है वो हम खाम खा उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे हम बात को अच्छा, लेकिन आपका नुक्ता नज़र क्या है माजी देखते हुए? क्या एक जमात पर पाबंदी लगनी चाहिए, उसकी नहीं लगनी सियासी चाहिए, सरगर्मियों पर? देखें, लगनी नहीं चाहिए, इसमें कोई शक नहीं लगनी चाहिए, लेकिन उस जमात का अब आपने करना क्या है जो अपनी क्रीज छोड़ के पॉलिटिक्स जो है वो तो अदम तशद्दुद का नाम है। अब आप इसको एहतजाज कहेंगे, इसको एहतजाज के खाते में ला सकते हैं हम 9 मई को जो कुछ हुआ, और फिर आप अदालत में खड़े होकर कह रहे हैं मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे, यही होगा। तो अगर तो आपने, या तो फिर आप 9 मई को जो आपने सांप निकालना था वो निकाल लेते, सांप भी नहीं निकले ढाडे को, यानी कि जो आप इनकलाब लाना चाह रहे थे यहाँ पर कामयाब हो जाए तो इनकलाब। वो इस बात को भी कामयाबी समझते हैं कि उन्होंने अपने बयानियों को अवामी बयानिया बना दिया है। ये नहीं जानते कि अवामी बयानिया इससे पहले का था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चक्रों में लोगों ने कोड़े खाए, लोगों ने कुबत खाने, ये किले शिले काटे हैं, जेलें काटी हैं, सजाएं मौतें भुगती हुई हैं। इनके साथ तो अभी हुआ ही कुछ नहीं है। इनके साथ क्या हुआ? ये 4-5 गिरफ्तारियां, या जी वो इस यहाँ से निकले फिर पकड़ लिए गए, वहां से निकले फिर पकड़ लिए गए। यहाँ पर आइन की आड़ में खिला जा रहा है। अभी आज की जो सूरत हाल है यही गिला है ना इनसे, इनका। सर यहाँ पर मार्शल्ला लगे हैं, तो मतलब हम अपनी अपनी गेमें करते हैं एक्चुअली। यहाँ पर अदालतें जो है वो जब सियासत करेगी, जब सहाफत है वो सियासत में घुस जाएगी, तो फिर यही होगा, फिर इसी तरह ही होना है सब कुछ। तो मतलब हमारे पास बात करने का मार्जिन बड़ा कम है। क्यों मार्जिन कम है? कि हमारे सियासतदानों को समझ नहीं आती। ठीक है। अब जो शख्स जो है वो अपने मुंह से कह रहा होगा मैं तो बड़े फख्र के साथ मैं तो सियासतदान नहीं हूं, तो भाएं तुसी फिर कुछ और कर लो। अच्छा, और फिर उन्होंने फिर साबित भी किया कि नहीं है वो सियासतदान। आप इस बात को आप मुझे बताएं कि दो सूबे, हाँ। 2 सूबों की हुकूमतें, एक के जीबी की हुकूमत, एक आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, और कोई वो कहते थे कि फलां भी हमारा है, मैं वो जिनका नाम नहीं लेना चाहता, कि फलां भी है वो हमारे हैं, कमानदार जो हैं वो हमारे हैं, अंदर से हमारे साथ हैं, और 2 हफ्ते में जनाब उनके खिलाफ ये काम हो जाएगा। और ये 9 मई के बाद भी वो कह रहे थे
कि 2 हफ्ते बस इंतजार करें कि वो बगावत हो ही शेख खड़ी। रशीद साहब तो अब भी दे रहे हैं कोई तो जब आप तारीखें। बिल्कुल ऐसे ही है वो, उनके पास देखें उनका फन ही है, उनको आता ही यही है, उन्होंने पेशीनगोई करनी होती है, नजूमी है सियासी। नजूमी पुना उनका, और इसके अलावा कुछ नहीं है। वो गिमिक करते थे, वो खैर वो तो अब तो देखे कि कितने वो कुछ ना क्यूरियस लाताल्लुक केस, हुए कुछ सस्पिशियस किरदार है ना, जैसे शेख कोई रशीद साहब हो गए, हाँ। परवेज इलाही साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, इनके साथ वैसे डील नहीं किया जा रहा ना जैसे बाकी। ये अब चले हुए कारतूस हैं। काम आ इस जाते खेल हैं में कभी भी। नहीं, अब मेरा नहीं ख्याल, अगर काम आना होता तो जो परवेज इलाही साहब ने जो तरले ले लिए हैं वो हो जाते। लेकिन वो किस तरफ देखें, जाएंगे बात अब? ये है, अगेन मैं फिर वही बात करूंगा कि हमें जो सियासतदान हैं उनको अपनी जो विकेट है वो नहीं छोड़नी चाहिए, और विकेट उनकी वो है अदम तशद्दुद वाली। ठीक जब या तो फिर अगेन वही बात कि आप इनकलाब फिर ले आते, मुकम्मल ले आते ना, फिर जनाब सारा कुछ आपकी मर्जी से हो रहा होता, एक नया आइन होता, एक नया दस्तूर होता, सब कुछ होता, आप चैंपियन थे, आप हीरो थे। जब इतनी वो कहते हैं है नहीं औकात, इतनी चले आप इन बिसात वे नहीं कह है। रहे हैं कि लाइन एंड लेंस जरा नवाज शरीफ साहब से सीख लें वो, अब अगर बैठे हैं तो। नहीं, हमें एवोल्यूशन के साथ वो चलना पड़ेगा, हमें तरीके के अपने साथ चलना तरीके, पड़ेगा। नया हम ज़माना। देखें वो पावर है, क्या करेंगे अब? सर फोड़ लेंगे आपको उनके साथ चलना है और उनको बताना है, रिक्वेस्ट करनी है। सर जो होती है ना ताकत होती है, ताकत की एक अपनी जुबान होती है, जिसमें खामोशी की अपनी जुबान होती है ना, और ताकत का माइंडसेट अपना होता है। साइलेंस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। याद आया आपको? जी बिल्कुल। आसिफ गफूर तो साहब याद आए। बात यह है कि आपको उनके साथ मिलना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, धीमे धीमे धीरे धीरे उनको बताना पड़ेगा, वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा रखना पड़ेगा। अच्छा रखना पड़ेगा। फिर स्पेस क्रिएट होगी, जो स्पेस क्रिएट हुई थी वो हड़प करवा गए, ठीक है। खत्म हुई गल। अच्छा, वैसे उस इदारे का जो गया। डिसिप्लिन है या एस्टेब्लिशमेंट का जो डिसिप्लिन है ना, वो भी बड़ा मैटर करता है। पॉलिटिशियंस में हमने अभी तक इस तरह की सिंक्रोनाइजेशन नहीं देखी, यही वजह है। आपने वहां पे भी ये काम खराब हाँ, कर दिया था। आइसोलेट ये कर इसी लिया की ना खुद सजा को। है। उन्होंने कहा मैं ओनली ऑप्शन, आई वाज द ओनली ऑप्शन। बट अभी आप क्या समझते हैं, खुद से वो गिरफ्तारी दे सकते हैं? क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि वो आसाब उनके टूट चुके, हालांकि ऐसा दिखाई नहीं देता। असाब असूब आज कोई खुद नहीं गिरफ्तारी तो नहीं देंगे ना? वो बिल्कुल नहीं, ना मुझे ये लगता है। अगर उन्होंने देनी भी होगी तो वो अंदर खाते दे रहे होंगे, कुछ ना कुछ राब्ते कर रहे हैं। पिछले एक तो ये गुजरा है ना जी मंगल, इससे जो पिछला मंगल था, इस मंगल को उन्होंने जो मुलाकात की थी, कुछ मुलाकातों में से कुछ लोगों के साथ वो पैगाम रसानी कर रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक। आखिरी कोशिश ये पिछले मंगल को ही है। तो अरेस्ट के चांसेस, अरेस्ट के जो ये तो होना है अच्छा आज की तारीख। नैब से होना है, नैब ऑर्डिनेंस हम उधर देख रहे हैं, फिर इधर तोशाखाना देख रहे हैं, फिर हम मेरी बात बाकी बहुत के बुरी लगेगी कुछ दोस्तों को, मैं उनको उनकी दिल आज़ारी अगर हो तो माजरत, कि को जो अगर कोई उनका हमदर्द है, असल में उनको वो भी अपना शायद कोई अंजाम नज़र आ रहा है, तो वो आसिफ अली जरदारी है और वो नवाज शरीफ है। वो जो चाह रहे हैं कि इनका मुकदमा जो है वो किसी फौजी अदालत में ना चले, इनको 190 मिलियन वाला जरा बहुत मजबूत केस है वो वाला, उसी में पकड़ के इनको नाअहल कर लें। और वो मेरी इंफॉर्मेशन है कि वो चाह रहे हैं कि ये अवॉइड हो जाए किसी तरीके से। अच्छा, यानी कि जो उनके पॉलिटिकल राइवल्स हैं वो ही चाह रहे हैं कि उनके साथ ऐसा ना हो जो वो माजी। आते हैं हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा राना साहब, जो भी इस वक्त चल रहा है ना, उसमें जितनी डेवलपमेंट हो रही हैं वो ज़्यादातर पर्सन स्पेसिफिक समझी जा रही हैं, और हम सब जानते हैं कि वो क्यों हो रही हैं। आपने कहा कि लहरों और हवाओं के रुख से पता चल जाता है कि किसकी इस वक्त हवा है। अच्छा, अब जो एक उम्मीदवार के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने के हवाले से एक आईनी तरमीम है, उस पर बिल पर पेशरफ्त हुई है, लेकिन वो ज़ाहिर है नई गवर्नमेंट आएगी तो उस पर पेशरफ्त कर सकेगी। आईनी तरमीम की उसके लिए ज़रूरत है। ये भी किसी को टारगेट करने के लिए राना साहब? आई पर्सनली थिंक एक तो बिल्कुल सही बात है कि देखें, अगर देखा जाए तो अगर आप 2-2 सीटों पे लड़ते हैं और एक सीट छोड़ते हैं और उसके बाद फिर आपको बाय इलेक्शन में जाना पड़ता है, इट्स लाइक टाइम कंज्यूमिंग। उसमें टाइम बड़ा लगता है, उसके अंदर जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो जनाब उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, और वो एक प्रोसेस जो है ना लंबा खिंचता चला जाता है। अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली देखा जाए तो इट्स अ गुड थिंग। कोई नेशनल असेंबली पे लड़ता है तो छोटी सीट पे भी लड़ना चाहता है तो एक सीट बाद में छोड़ देता है, ठीक है, उसको चलता है मसला उसका, क्योंकि आधे से ज्यादा यहाँ पे पॉलिटिशियंस जो हैं वो तो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना चाहते हैं, इसलिए प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन लड़ना एक फर्ज समझते हैं वो अपना, ठीक है। तो उनको पता, वो समझते हैं कि जनाब को शायद साड़ा तुक्का लग ही जावे। जैसे कि पीटीआई के दौर में था, पीटीआई की हुकूमत आई थी
तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब थे और कई लोग थे, उन्होंने भी जनाब लड़ने की कोशिश की या लड़े प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन भी। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह ये थी कि वो चाहते ये थे कि किसी न किसी तरीके से दे शुड कम इन द रन फॉर चीफ मिनिस्टर पंजाब। सो इसी तरह मेरे ख्याल में, मेरा ज़ाती ख्याल ये है, पीपल कैन लाइक टेंड टू डिसएग्री विद मी, बट देन अगेन आई पर्सनली थिंक कि अगर एक सीट पे लड़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कॉन्सेंट्रेशन होगी, वोट कम टूटेंगे, और क्योंकि 2 सीटों पे लड़ेंगे तो वोट भी टूटेंगे और कैंडिडेट्स जो है मुतासर भी होते हैं, पार्टीज मुतासर होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एफर्ट्स ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर फोकस करके जीरो इन करके एक ही सीट पे लड़ने तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी लोगों को भी चांसेस मिल जाएंगे, ऑप्शंस मिल जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस आप थोड़ा सा पीछे चले जाए तो एक सीट पे 14 मरतबा पीटीआई की लीडरशिप जनाब वो लड़ना चाहती थी और उन्होंने कहा जनाब कि किसी और को नहीं खड़ा करेंगे, मैं खुद ही लड़ूंगा। सो वो भी एक चीज़ ज़रूर मद्देनजर रखें, क्योंकि वो भी एक दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस, बट नॉट आई वुड नॉट से एब्सोल्युटली द रीजन फॉर दिस। अच्छा, ये दूसरी तरफ राना साहब, आपने केपी और पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से पहले पेशगोई कर दी थी, लेकिन अब जो अक्टूबर में एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इलेक्शंस, उस पर जो यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर मिशन है उसने इन अ वे तशवीश का इजहार किया और कहा है कि 3 महीने पहले दावतनामा मिलता है हमें एम्बेसडर मिशन भेजने के लिए, अब की बार नहीं मिला तो यकीनी नहीं लगते इलेक्शंस अक्टूबर नवंबर में। आप देखते हैं कोई कनेक्शन इसका? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक थोड़ा सा छोटा सा वाकया सुना दूं। एक नई गवर्नमेंट आई थी पीटीआई की, और सारे चीफ मिनिस्टर्स को जनाब चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में बुलाया गया था, और वहाँ पे जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ब्रीफ करना था और मीडिया को वहाँ पे इनवाइट किया गया था। तो यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर जो हैं वहाँ पे आए और उनकी हैंडल मुस्टैश थी, वो जो बड़े स्मार्टली ड्रेस्ड अप और बड़े बोझ गाते थे, और वो वहाँ पे आए तो उन्होंने कहा जनाब के राना कैन यू इंट्रोड्यूस मी टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब। और उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब बुज़दार साहब थे, तो मैंने उनको कहा, मैं कहा बुज़दार साहब इन्होंने मिलो ए जनाब यूरोपियन यूनियन दे एम्बेसडर जे। तो बुज़दार साहब ने अब्रप्टली मुझे कहा कि यूरोपियन यूनियन केड़ा मुल्क होंदा है। तो मैं उस वेले वो ट्रेंड नहीं थे ना। मैं जी अब मैं ट्रेंड तो फिर मैं ऑन जॉब ट्रेनिंग का तो ठेका लेता है ना। खैर एनीवेज वो मैंने उनका स्टाफ था, मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी समझाया इसनू चीफ मिनिस्टर नू कि कौन होता है भाई यूरोपियन यूनियन, की होता है यूरोपियन यूनियन। तो आफ्टर द ब्रीफिंग द यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर केम अप टू मी एंड ही सेड कि राना आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, you were in a catch-22 situation and the chief minister never knew कि यूरोपियन यूनियन होता क्या है। तो मैंने कहा जी बस we are trying to cope with the chief minister, I mean trying to make him learn all these things। मैं और की कह सकता सा, तो हालत ये होंदी सी बुज़दार साहब दी जेडे आजकल नजर भी नहीं आते। खैर एनीवेज थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो जो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन उसके आंसर पे मैं बात करूंगा कि वो ये था कि बेसिकली वहाँ मुझे लगता ये है कि थोड़ा सा डिले जरूर होगा। ठीक है, एग्जैक्टली आफ्टर 90 डेज मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल पहुंच गए राना साहब। ये जरूर हो सकता है कि हाँ डिले हो सकता है, मार्च लेकिन तक तो नहीं जाएगी बात। एक और नहीं मार्च आज तक मेरे नहीं ख्याल जाएगी। लेकिन एक और चीज है कि जिस तारीख को असेंबलीज डिसॉल्व होनी है, जो तारीख है उससे मेरे ख्याल में 2-4 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। समझ गए, पॉइंट समझ गए। अभी ब्रिगेडियर साहब आपके साथ बैठे अतर ने हमें याद करवाया, जब पार्टी पर पाबंदी लगाने की बात हो रही थी, ये भी कहा जा रहा है कि एक पार्टी अपकमिंग इलेक्शंस में नहीं होगी या उसके मुख्तलिफ हिस्से होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। क्या 9 मई के वाक़यात जिनको आप डिसाइसिव मोमेंट कहते हैं, टर्निंग पॉइंट कहते हैं, उनको बुनियाद बनाकर किसी पार्टी पर पाबंदी लगाई जा सकती है? या आई थिंक इट इज़ लेफ्ट टू दी जो कोर्ट्स में अगर कोई लेके जाते हैं और उसके अंदर सब्सटेंशियल एविडेंस आता है तो हो भी सकता है, बिकॉज असॉल्ट ऑन द स्टेट आई थिंक उसको साउथ एज जो टाइम गुजरता है तो वो सॉफन अप हो जाती हैं, बट इट्स वेरी सीरियस थिंग। और पहले इस तरह किसी पार्टी ने किया नहीं है, तो ये अगर प्रेसिडेंट्स को आप रोकते नहीं हैं तो फिर आई थिंक उसके अपने नुकसानात हैं, और अगर ये चीज़ें इस तरीके से आगे चलती हैं। बाकी एक छोटा सा पॉइंट था कि कई दफ़ा होता है कि लॉ में जो चीज़ नहीं लिखी कि उसको ट्विस्ट कैसे किया है, जो बात हुई ना कि नंबर ऑफ सीट्स पे लोग खड़े होते हैं, वन इट रिफ्लेक्ट्स लेट्स से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन द पार्टी। अगर एक बंदा लेट्स से 10 जगह लड़ रहा है, तो एक मिसाल है ट्रंप की कि ट्रंप पे जब केसेस चले व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट, तो उसने वकील को कहा चेक करो कि पार्डन का क्या रूल है,
मैं अपने आप को पार्डन कर दूंगा। उसने कहा सर ऐसा तो कोई प्रेसिडेंस नहीं है। उसने कहा कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ, बिकॉज अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन पार्डन एनीबॉडी, ये नहीं लिखा हुआ कि अपने आप को पार्डन नहीं कर सकता। तो आई थिंक ये वो चीज़ें उधर चली जाती हैं, कई दफ़ा आप ट्विस्टिंग करते हैं, बट आई फील कि 9 मई इज़ वेरी सीरियस और इसकी आई थिंक अकाउंटेबिलिटी के बाद ये चीज़ें क्लियर होंगी। आई डोंट नो व्हाट विल बी द रिजल्ट, लेकिन चीज़ें जो है वो हतमी अंजाम की तरफ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, जहाँ पर खामोशी हो वहाँ पर फिर कुछ ना कुछ तय कर देना चाहिए। अगर मौका हो ना तो उसे वंस फॉर ऑल सेट कर देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में हमने ये रवैया नहीं देखा, बल्कि हमने यही देखा कि ट्विस्ट ही की जाती हैं चीज़ें, बजाय ये कि करेक्शन की तरफ जाया जाए। ब्रिगेडियर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सीरियस कंसर्न जीबी में जो सिचुएशन चल रही है उस पर शो किया गया था अतर की जानिब से भी, कि जिस तरह वहाँ किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, या जिस IG भी इवन चेंज हो गया इसी सारे सिनेरियो में कि वहाँ पर हुकूमत चेंज होने जा रही है, तो इंटरनेशनली इसका इम्प्रेशन बहुत बुरा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये अगर आप कंडक्ट देखें ना, जो GB के जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे, आई थिंक दैट वाज आल्सो बियॉन्ड सर्टन थिंग्स। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप जो है अपनी पुलिस डिप्लॉय कर दें एक पार्टी की सपोर्ट में। डेफिनेटली सारी इकाइयाँ हैं, GB इज़ वेरी मच, इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव एरिया, और वहाँ की डेफिनेटली लोगों के अपने सेंटिमेंट्स भी हैं, उन्होंने वोट दिया हुआ है। लेकिन अगर आप मिसयूज़ करते हैं लेट्स से अपनी स्टेट मशीनरी को टू सपोर्ट, आई थिंक ये भी चीज़ें रुकनी चाहिए। कि कई दफ़ा KP की वो आ रही है, कई दफ़ा सिंध पुलिस आ जाती थी, इट शुड स्टॉप। जो जिसकी डोमेन में वहाँ की स्टेट मशीनरी काम करे तो उसको भी चेक करने की ज़रूरत है। बट आई थिंक GB वाली स्टिल इवॉल्व हो रही है। आज भी उसके अंदर भी आई थिंक कोई फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही है। बिल्कुल, आज की खबरों में था कि शायद GB में भी फॉरवर्ड ब्लॉक आ जाएगा, तो लेट्स सी हाउ डज इट इवॉल्व। लेकिन लीविंग इट कि जी चीफ मिनिस्टर जो मर्जी करे, जिस मर्जी तरीके से स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करे, आई थिंक दैट इज आल्सो ठीक करेक्शन की है। जरूरत अच्छा, है। चलें, जाने से पहले, प्रोग्राम खत्म करने से पहले, मेरा ख्याल है आपके पास खबर है फॉरवर्ड ब्लॉक के होते हुए भी नहीं गवर्नमेंट बन सकती, अपोजिशन की कैसे बनेगी? नहीं, ये मेरे पास खबर नहीं आपको। अच्छा, GB वाली नहीं, मुझे लगा आप GB पे बात करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ जो ब्रिगेडियर साहब बात करते हैं ना, मैं अमूमन मजहबी वाले नहीं देता होता। हदीस मुबारक है कि जिसको हया नहीं जो चाहे करे। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये खान साहब ने हमारे साथ वही किया है, वो GB शिबी वाला। अच्छा, वजीर आला GB की आप बात कर रहे हैं, वो जिस हाँ तरह जी, से वो जो बिल्कुल बंदूक किशनों के लिए आ जाते थे अपनी ना, जगह पर। तो नहीं, आपने ये बड़ी गलत अच्छा, लेकिन जब भी ऐसे कुछ कोई हद होती है किसी हाँ, चीज हद की, होती है। जब आप हद क्रॉस कर जाएंगे तो फिर काश हम कुछ होगा। हदें मुकर्रर करें, फिर उनकी पासदारी भी करें। ये है आज का सबक के लिए, अल्लाह ने के बाद।